everyone and welcome back to my YouTube channel, and today we are going to study about the topic that is properties of determinants. So let's start. Property 1 is the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. वो कह रहे हैं अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. फाइन, जो भी वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी अगर हम उनके रो एंड कॉलम को चेंज कर देते हैं तो. फाइन, अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाती हूँ कि हाउ इसकी रोज एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं किया. अभी मैं ये जो हमने लेट किया इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड देन बाद में उसको उनकी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज भी करके दिखाऊंगी. फिर बाद में आप चेक करना कि जो ये वाला डिटर्मिनेंट है एंड जो इंटरचेंज वाला है उनकी वैल्यूज़ सेम है, चाहे हमने उनकी रो एंड कॉलम को भी चेंज कर दिए तो भी. फाइन, हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करेंगे अलोंग कॉलम C1. ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड आपको मैंने बताया था कि कैसे करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, अगर हम C1 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, दिस वन कॉलम C1, तो हमने इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट को पिक करके हमने इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट है, A1, तो हमने क्या लिखा A1, साथ में दिस कॉलम एंड दिस फर्स्ट रो को हमने इग्नोर कर देंगे एंड ये जो 4 एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग रह गए हम इनको लिख लेंगे B2, C2, B3 एंड C3. नेक्स्ट वन बीच में क्या आता है, माइनस. ये साइन जस्ट आपने लर्न करना है कि ये फॉर्मूला है. पहले हम प्लस का साइन डालते हैं, फिर माइनस का एंड देन दोबारा प्लस का. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अब कौन सा एलिमेंट है सेकंड वाला, A2. A2 में हम क्या करेंगे, A2 कौन सी रो एंड कॉलम में लाई करती है, A2 सेकेंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, तो हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे. हमारे पास कौन सा एलिमेंट रह जाएंगे, B1, C1, B3 एंड C3. फिर प्लस, फिर कौन सा एलिमेंट आता है C1 में, A3. A3 कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, तो हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे. ये 4 एलिमेंट हमारे पास रह जाएंगे B1, B2, C1 एंड C2. आगे आपको डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता ही है. सिंपली बाय दिस मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस. इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 इंटू C3 माइनस दिस इंटू C2 B3. ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इनकी रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे. तो हम देखेंगे कि इनका आंसर आपस में सिमिलर है, मैच कर है. जो हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला और जो इंटरचेंज वाला निकाला उनकी वैल्यूज़ आपस में सेम रहेंगी, चाहे हम उनके डिटर्मिनेंट की रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो भी. फाइन, अब मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाती हूँ. नेक्स्ट अब हमने उनकी रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उसको हमने नेम दिया डेल्टा 1. उसको हम एक्सपैंड करेंगे अलोंग R1. क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में चेक करो, हमने कॉलम 1 में कौन से एलिमेंट रखे थे, A1, A2, A3 एंड हमने R1 रो में हमने कौन से एलिमेंट रखे हैं, A1, A2, A3. तो उसको हमने C1 के अलोंग एक्सपैंड किया था और अब हम इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे. मेथड वही रहेगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि व्हाट कम्स आउट टू बी. सो ये हमारा आंसर आ गया. अब आप चेक करो कि जो हमने ऊपर वाला डिटर्मिनेंट निकाला था एंड दिस वन, ये बिल्कुल सेम है. फाइन, तो ये हमारी वेरिफिकेशन होगी, चाहे हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा. दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1. Understand? Next property is if any two rows or column of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. हमने let कर लिया determinant which is
A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब हमने प्रॉपर्टी 1 में भी इसको सॉल्व किया था, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करी, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। आगे जो प्रॉपर्टी कह रही है, ठीक है, विच इज़ द कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इसे भी वही सेम मेथड से मैंने सॉल्व किया है। R1 के अलॉन्ग मैंने एक्सपैंड किया था और दिस इज़ आवर आंसर। एंड वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि हमने कोई भी दो रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करना है। अब मैं आपको इंटरचेंज करके बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी और क्या बोल रही थी, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर हम कोई भी रो या कॉलम को चेंज करते हैं आपस में, तो उनके साइन भी चेंज होंगे। ये हमने निकाल लिया सिंपल वाले डिटर्मिनेंट। अब मैं रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे हमने पहले A1 A2 A3 करा था, हमने क्या करा, R3 एंड R1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जो R1 था हमने उसकी जगह पे जो R1 था उसकी जगह पे हमने R3 उसको बना दिया और R3 की जगह पे हमने R1 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम मेथड से, देखते क्या आंसर आता है। एंड अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे अलोंग R3 के अलोंग हमने क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज R3 में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, A1 A2 A3। ऊपर वाले में A1 A2 A3 कहाँ पे था, R1 रो में था, इसलिए हमने उसको R1 के अलोंग एक्सपैंड किया था एंड इसको हम R3 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, Δ1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। वैल्यू सेम थी, बस माइनस साइन का फ़र्क था। तो हमने क्या निकाला कि Δ1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे आगे माइनस है। तो हमने यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर हम रोज़ को चेंज कर दें, दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उनके डिटर्मिनेंट के साइन भी चेंज होंगे। तो यही हमने प्रूव कर दिया, दैट्स इट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 इज इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इस डेफिनेशन का ये मीनिंग है कि अगर कोई भी रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम अगर वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब उनकी वैल्यू सेम है, उन रो या कॉलम की अगर डिटर्मिनेंट में उनकी वैल्यू सेम है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। मैं आपको प्रूफ भी करके बताती हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसमें देखो, इस डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम, दिस वन फर्स्ट रो एंड थर्ड वन रो, ये दोनों आपस में सेम हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले अगर हम एक्सपैंड करेंगे अलोंग R1। देखो मैं करके बताती हूँ आपको। हमने इसको एक्सपैंड किया अलोंग R1, तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला जिसका आंसर क्या आया, 0। तो यही तो प्रॉपर्टी का मीनिंग था कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, अगर सेम है, तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। वो कह रहे हैं अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम अगर मल्टीप्लाई होता है विद अ कांस्टेंट k, तो उनकी वैल्यू भी कौन सी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ k मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी रो या कॉलम के साथ अगर हम कोई भी कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते तो उनके आंसर में भी k मल्टीप्लाई। हमने ये डिटर्मिनेंट लेट कर लिया कि ये डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कोई भी रो या कॉलम के साथ हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट रो से k कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रो क्या बन गई, k A1 k B1 k C1।
A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। आपको पता है कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, बस वही सेम मेथड से आपने सॉल्व करना है। एंड आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। फिर हमने क्या किया, तीनों टर्म्स में से के कॉमन आ रहा था, के को कॉमन निकाल लिया, अंदर ये टर्म्स बन गई। अंदर ये जो टर्म बन रही थी, ये फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट जो हमने लेट किया था उसका आंसर था, तो हमने इसकी जगह पे खाली डेल्टा लिख दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सेम डेल्टा की वैल्यू थी जो हमने अब निकाली है, वो वैल्यू सेम डेल्टा की थी, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा पुट कर देंगे। तो ये हमारा डेल्टा 1 क्या आ गया, डेल्टा 1 कम्स आउट टू बी के डेल्टा। तो यही प्रॉपर्टी का मीनिंग था कि जो भी हम रो या कॉलम को अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने प्रूव भी करके दिखा दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज if some or all element of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinant। वो कहते हैं अगर हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर हम एक या एक से ज़्यादा टर्म को ऐड करते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट को भी हम अलग अलग मतलब एज अ सम में एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम दो टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो हमको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको शो करना पड़ेगा। अगर हम तीन टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो हमको डिटर्मिनेंट को भी तीन टर्म्स का सम करना पड़ेगा। देखो कैसे हमने ये डिटर्मिनेंट लेट किया था, तो हमने इसके फर्स्ट रो में हमने दो टर्म ऐड की, A1 प्लस डेल्टा 1 A2 प्लस डेल्टा 2 A3 प्लस डेल्टा 3, आगे वही B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने अब फर्स्ट रो में दो टर्म्स ऐड की थी, तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने इसको शो किया। एक में A1 A2 A3 फर्स्ट रो में लिखा, सेकेंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है। अब हमने वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, तो हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या आता है, हमने इसको एक्सपैंड किया अलोंग R1, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी। तो हमने बाद में क्या किया, बस इसको हमने रीअरेंज किया, गिवली टर्म्स को ओपन करके बस इनको आपस में रीअरेंज किया, तो वी गेट दिस। अब हमारे पास ये जो टर्म आई यहाँ तक, तो ये किसका आंसर है, ये वाले डिटर्मिनेंट का आंसर है। अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो हमने इसकी जगह पे ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। सेम ऐसे ही ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये वाली है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, इसलिए हमने इसकी जगह पे ये डिटर्मिनेंट को पुट कर दिया। तो यही हमारी राइट हैंड लिमिट है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को उठा के उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6, विच इज इफ टू each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding element of other row are added, the value of determinant remain the same। Okay, देखो मैं आपको बताती हूँ ये इसका क्या मतलब है। हमने कोई भी डिटर्मिनेंट लेट कर लिया, अब हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है कि हमने कोई भी रो या कॉलम में क्या करना है, कोई भी टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करना है। अब हम यहाँ पे B1 B2 B3 भी ले सकते थे, बट हमने C1 C2 C3 क्या करा, फर्स्ट रो में ऐड करा, ठीक है। उस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हमने साथ क्या किया, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हमने रो 3 लिया था, रो 3 को हमने क्या किया, C1 C2 C3 को क्या किया, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया और ऐड कर दिया विद द
एलिमेंट्स ऑफ रो 1। फाइन, तो ये क्या बन गया, A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3। एंड इस पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी जो डिटर्मिनेंट, ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसकी भी वही रहेगी चाहे हम कोई भी ऑपरेशन इस पे ऑपरेट कर दें। फाइन। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डिटर्मिनेंट हमको क्या पता चल रहा है कि दो टर्म्स कोई भी ऐड हो रही हैं। अगर ऐड हो रही हैं तो हमको किस फॉर्म में उसको शो करना होता है। अगर इसमें दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हमको डिटर्मिनेंट को भी अगर हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा हम टर्म्स ऐड करते तो हमको डिटर्मिनेंट को भी उस दो डिटर्मिनेंट में ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 C2, A3 B3 C3 प्लस और क्या टर्म है इसमें, KC1, इसको हम अलग डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। हमने ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को अलग अलग डिटर्मिनेंट में शो कर दिया कि उसकी अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो हमारे पास आया ये क्या है, डेल्टा, जो हमने सबसे ऊपर लेट किया था। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट कौन सा है, ये R3 के है ना, जो रो 1 में है और रो 3 में, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम है। और उसके साथ k मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और अंदर वही टर्म बच जाती है। पर ये टर्म्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। और हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या पढ़ा था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर होते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। हमने यही पढ़ा था ना प्रॉपर्टी नंबर 5 में, अगर कोई भी रो या कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, आपस में आइडेंटिकल होते हैं या उनकी वैल्यू सेम होती है तो उनका आंसर, उनके डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू 0 होती है। तो k इंटू 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा, दैट इज डेल्टा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। जो भी हम लेट कर रहे हैं और उसमें हम इक्वी मल्टीपल करेंगे कोई भी टर्म को तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम उस पर कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो। ठीक है, आई होप you will like this video. If you like this video, do not forget to like, share and comment, and also subscribe to my YouTube channel, that is H Tutorial. And yeah, if you have any doubt, let me know in the comment section. I'll be definitely trying to solve that. And yeah, that's it for today. Bye bye, take care.